हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया। अच्छा, आप लोग को ये लगता होगा कि मैम बहुत लॉन्ग वीडियो बनाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में या डीपली हो जाता है आपके 9th क्लास के हिसाब से या 10th के हिसाब से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक देखें तो उसमें आपको बहुत ही कम मिलेगा मैटर। और जब क्वेश्चंस की बात आती है तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जो ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड्स में एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस आपका जो टॉपिक है, मैटर है या चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैटर है, वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इजीली कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी बिल्डिंग की बेस मजबूत होती है तो बिल्डिंग आप कितनी भी बड़ी खड़ी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर आपको सारी बेसिक से लेके आपका जो भी चैप्टर में मेन चीज़ है वो सारा यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा अगर आप टाइम दे देंगे, अगर बेसिक चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाती हैं तो इससे आपका कोई नुकसान तो है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा टॉपिक हो रहा है। ये आपके अच्छे के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आप पूरी डिटेल लेके चलिए। अब जैसे आप अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे होते तो आप वर्ड्स बनाना नहीं सीख पाएंगे, वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो एक एक स्टेप जरूरी है। तो आपको बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए और जो आपका मेन है। तो इसमें पीसीबी क्लब में आपको अपने चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप कर लेंगे, तो डोंट वरी, आप इजीली आप इसको सुनिए, आप समझिए। कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं बताऊंगी मैं, ना ही कोई टॉपिक से अलग होगा, सब उसी से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करती है, कोरिलेट करती है। तो 5-10 मिनट आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा। बाकी क्या होता है वीडियोस में, सिर्फ आपका टॉपिक बाय टॉपिक या डेफिनेशन या मैटर शॉर्ट में होता चलाएगा, तो शायद आपको वो इजी भी लगता होगा देखने में। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम भले ही लगेगा, लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा। तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन स्मॉल ऑर्गेनिल्स। जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम। सभी जानते हैं कि अमीबा हमारा यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का ही बना होता है। उसमें इंगेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी सारी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, वो सारी एक ही सेल में परफॉर्म होती है। तो चलिए अब हम अमीबा में न्यूट्रिशन देखते हैं। ये देखिए आपका अमीबा है। अमीबा एक सेल का बना होता है। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का है, होलोजोइक, क्योंकि ये सॉलिड या जो प्लांट्स और लिटिल जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उनको ये खाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया इसमें, होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक हो गया। और जो इसमें मोड ऑफ इनटेक फूड है, मतलब प्रोसेस जो है इनटेक फूड का, वो कैसा होता है, उसको कहते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस। अब अमीबा में कोई माउथ या कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स तो है नहीं, तो क्या करता है, जब कोई फूड पार्टिकल्स या स्मॉल एनिमल या टाइनी प्लांट्स वगैरह इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन से, ऐसे सेल से। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया ऐसे बनेंगे, फिर ये क्या करेगा, जो हमारा फूड पार्टिकल है उसको ये पूरा ऐसे इनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा, ऐसे सर्किल बना के उसको अपने अंदर कर लेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इंगेशन। ये क्या प्रोसेस हुई, इंगेशन, यानी कि इसने फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ऐसे कर लिया। ये समझ लीजिए इसका माउथ हो गया, इसने क्या बना लिया, ऐसे माउथ। अब ये इसके बॉडी के अंदर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन। अब जब साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, जो आपका ये जो टाइनी फूड पार्टिकल्स था और थोड़ा वाटर, इसको इसने एक फूड वैक्यूल में कलेक्ट कर लिया। अब साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर जाएंगे और इस फूड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे।
तो यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस क्या हो गई, डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब हमारा क्या है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे उन्होंने उस जो लिटिल ऑर्गेनिज्म था, जो फूड पार्टिकल्स था, उसको क्या कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करे। अब ये जो है, जो फूड पार्टिकल हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट गया है, अब ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। डाइजेस्टेड फूड है, अब उसका क्या शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा डाइजेस्टेड जो फूड था, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है, अब वो इसको क्या करेगा, एनर्जी देगा, और जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, इसकी ग्रोथ में और इसको ग्रो करने में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड था, एब्जॉर्प्शन हुआ, जो उससे एनर्जी मिली, तो उससे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, अपने आप को रिपेयर करेगा, और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन के लिए भी रेडी हो जाएगा और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा एसिमिलेशन के बाद। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अब इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट तो होता नहीं है इंजेक्शन के लिए, तो क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी भी जगह से ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, थ्रोन आउट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स इसमें होंगे, ऐसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सेम इसी टाइप से पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम में सिर्फ एक माउथ पार्ट अलग होता है, जहां पर वो फूड, उसमें क्या होता है, चारों तरफ सीलिया होते हैं। ऐसे पैरामीशियम कैसा होता है, ऐसे स्लीपर टाइप का होता है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ये माउथ पार्ट का बनता है, ठीक है, और ये ऐसे सीलिया टाइप से होते हैं, जो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और जो वाटर में हमारे क्या है, लिटिल ऑर्गेनिज्म है, टिनी प्लांट्स, उनको ये ऐसे माउथ की तरफ करते। जब इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ ये क्या है आपका, इसका माउथ, यहाँ पे फूड पार्टिकल पहुंच जाएगा। बाकी सारी प्रोसेस सेम अमीबा की तरह होगी। फूड वैक्यूल बनेगा, फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। तो ये तो था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से लेके एनस तक पूरा कंप्लीट एक कैनाल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी यूज होते हैं, ग्लैंड्स भी यूज होते हैं, और डाइजेशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक, क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए आज हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बहुत सारे ग्लैंड्स भी आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, और काफी पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका ये माउथ हो गया, बकल कैविटी कहते हैं। देन ईसोफेगस, दैट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। देन स्टोमक, आपका लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन इज रेक्टम। रेक्टम एक तरह का आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, और लास्ट हो गया एनस। तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब हमारे प्रोसेस जो है वो क्या क्या है, इंगेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है न्यूट्रिशन का, इंगेशन, देन डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, देन इजेशन। तो इंगेशन में क्या हुआ, आपने खाना लिया और मुंह पे रखा, सिर्फ मुंह पे जब खाना गया आपने लिया और मुंह में खाया, तो वो क्या हो गया आपका इंगेशन, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्टार्ट होता है डाइजेशन। तो जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ में क्या होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा। तो टंग क्या करती है, जो हमारा सलाइवा बनता है उसको मिक्सअप करने में, फूड में हेल्प करती है। टंग हमारे, टीथ हमारे क्या करेंगे,
उसको कटिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे फूड को। तो जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो को कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्रेक डाउन शुरू कर देता है। तो जो थोड़ी देर हमारा फूड कहाँ पर रहता है, माउथ में, तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे आपने कहते हैं ना कि मुंह में पानी आना, तो वो क्या होता है, वो आपका सलाइवर जो होता है वही होता है। जैसे आप कुछ टेस्टी चीज देखते हैं तो कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया, तो वो दैट इज सलाइवा। ठीक, तो जो सलाइवा है वो जब फूड को क्या करता है, हेल्प करता है उसको अंदर सॉलो करने में। सलाइवा और टंग दोनों ही मिलके हेल्प करेंगे फूड को सॉलो करने में। अब आता है हमारा फूड पाइप, यानी कि ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा, आपका स्टमक पे। तो जो ईसोफेगस की वॉल होती है वो, उसमें मसल्स में क्या होता है, जैसे उसे फूड पहुंचेगा उसकी जो वॉल होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो प्रोसेस होंगे। उसके कारण क्या होगा, हमारा फूड स्टमक की तरह जाने लगेगा। अब जो ईसोफेगस की जो ये मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टैल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्सिस। ये जो मूवमेंट होती है इससे क्या होता है, हमारा खाना ईसोफेगस से वहां पहुंच गया स्टमक में। यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि फूड हमारा स्टमक में पहुंच गया फिर इसके बैक फ्लो होने से रोकेगा ताकि वापस ये ईसोफेगस में ना पहुंचे। अब स्टमक में पहुंच गया हमारा फूड, अब स्टमक में क्या होगा, डाइजेशन शुरू होगा। तो स्टमक पे सबसे पहले क्या होता है, चर्निंग प्रोसेस होती है। 3 आवर तक हमारा फूड कहाँ पर रहता है, स्टमक में, जहां पे चर्निंग प्रोसेस होगी। इसमें क्या होता है, जो आपका स्टमक है इसमें 3 ग्लैंड्स होती है, जिससे क्या निकलता है, आपका गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है इससे, गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर क्या निकलता है, ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या होता है, आपका HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन एंजाइम। ये 3 चीजें आपके गैस्ट्रिक जूस से निकलती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। तो HCl आपको पता है एसिडिक नेचर का होता है। तो जब हमारा गैस्ट्रिक जूस निकला तो क्या हुआ, हमारा फूड कैसा हो जाएगा, उसमें एसिड मिक्स होगा। अब एसिड का जो काम है उसका काम क्या है, पहला तो वो फूड को सॉफ्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। म्यूकस है, म्यूकस का जरूरी होना क्यों है, अगर म्यूकस नहीं होता है तो हमारा पेट क्या हो सकता है, HCl है भाई, वो स्किन को नुकसान करेगा। तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है स्टमक की लेयर में, ताकि HCl स्टमक को हार्म ना कर सके। तो म्यूकस और HCl क्या हो गए, फूड में मिक्स हो गया, फूड ब्रेक डाउन भी हो गया स्मॉलर पीसेस में, और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको ग्रो नहीं होने देगा एसिडिक मीडियम। अब आता है आपका पेप्सिन एंजाइम। तो जब पेप्सिन एंजाइम को एसिडिक मीडियम मिलता है तभी ये काम करना शुरू करता है। तो HCl हमारा है, यानी कि उसको एसिडिक मीडियम मिल गया। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो हमारे स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पेप्सिन ने क्या किया, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर दिया। अब इसके बाद हमारा फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो ग्लैंड है पैंक्रियास और ये है गॉल ब्लैडर। तो इन दोनों से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो आपका प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक एडल्ट ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग होती है 6.5 मीटर। कितनी होती है, 6.5 मीटर। अब जो ये लेंथ है ये वेरी करती है आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। जैसे अगर आपका कोई हर्बीवोर्स है तो वो मेनली क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में सेलुलोज होते हैं, तो जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए टाइम भी ज्यादा लगता है। इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ
ज्यादा होती है। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं? फ्लैश, मीट ऑफ अदर एनिमल्स। तो जो मीट का डाइजेशन होता है वो स्लो, मतलब जल्दी भी होता है और टाइमिंग कम लगती है, इसलिए कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कम होती है। तो अब हमारा ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज से क्या आएगा आपका? पैनक्रियाज से बहुत सारे जूसेस आते हैं। सबसे पहले आपका गॉल ब्लैडर से आया ये बाइल एसिड। क्या आया? बाइल एसिड। बाइल एसिड करता क्या है? ये फैट को इमल्सिफाई करता है। जब तक फैट आपका, जो फूड में आपका फैट प्रेजेंट है, जब तक वो इमल्सिफाई नहीं होता है तब तक उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो फैट को इमल्सिफाई कौन करता है? हमारा गॉल ब्लैडर से जो आता है बाइल एसिड। आपने देखा होगा जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है मेनली स्टोन्स के कारण, तो वो लोग फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें बाइल एसिड बनना बंद हो चुका है। क्योंकि बाइल एसिड क्या करता है? हमारे फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब देखिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें क्या हुआ? बाइल एसिड आया था, पैनक्रियाटिक जूस। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस आता है उसमें क्या क्या होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स आपको कहां से मिलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस से। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि पैरेलली स्टमक के नीचे पाई जाती है। आपका गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इंटेस्टाइन में आपके ये सारे जूसेस इकट्ठे हो गए। फैट हमारा क्या हो चुका है? इमल्सिफाइड हो चुका है, यानी कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है। उसके बाद ही आपका लाइपेज एंजाइम क्या कर पाएगा? जो फैट्स है उसको स्मॉलर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, जो कि हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। अब बाइल एसिड का एक काम तो हो गया कि वो फैट को इमल्सिफाई किया। दूसरा काम है, जो बाइल एसिड है वो कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर। हमारा जो फूड आया था स्टमक से वो कैसा था? एसिडिक, क्योंकि फूड में एसिड था। अब जो हमारे ये एंजाइम्स हैं, जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स हमें मिले, तो वो किस मीडियम में वर्क करते हैं? एल्कलाइन मीडियम में। इसलिए जो बाइल एसिड आया उसने फूड को कैसा कर दिया? एल्कलाइन कर दिया। अब जो हमारे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अब ये अपना काम करना शुरू करेंगे। तो एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को। और जो लाइपेज है वो किसको करेगा? फैट्स को। तो एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में, दैट इज स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन्स को किस में तोड़ेगा? अमीनो एसिड्स में, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब आपका जो लाइपेज है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है फैट्स के। तो जो हमारा ग्लूकोज हुआ है, अमीनो एसिड्स हुए, फैटी एसिड्स हुए, ग्लिसरॉल, अब ये हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में। तो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ा देता है। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो ये एब्जॉर्ब हुआ हमारा, पहुंच गया हमारे ब्लड में। जो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में पहुंचेगा। अब जो हमारा फूड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, अब कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? आपका जो आपका फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, बाकी फूड जो पहुंचा बचा हुआ, उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो मिनरल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे किसका होगा? वाटर का और मिनरल्स का। तो एक्स्ट्रा वाटर और जो मिनरल्स है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड बचा है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में, और एनएस के थ्रू वो पास आउट हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका ये क्या हो गया? इसमें डाइजेशन हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया। अब आता है आपका एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया ब्लड के थ्रू वो बॉडी में सर्कुलेट हुआ, सारी सेल्स में पहुंचेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी और एनर्जी सेल्स को मिलेगी। और कुछ पार्ट्स जिसमें रिपेयर की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, वो सारी चीजें अब किसके अंदर आएंगी, एसिमिलेशन की। इजेशन में क्या होगा, आपका वेस्ट जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट जो फूड का वो पाउच हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हो गए आपके, इंगेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो ये सारे स्टेप्स सेम सारे मैमल्स में इसी तरह फॉलो होते हैं। तो आज आपने सीखा ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब आपका न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। आई थिंक न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।